हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग नीट 2024 के फिजिक्स के पेपर का डिस्कशन करेंगे या फिर आप कह सकते हैं एनालिसिस करेंगे। और ड्यूरिंग दिस एनालिसिस और इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आपको ये पता भी चलेगा और आपको ये समझ में भी आएगा कि नीट के फिजिक्स के पेपर के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे और आपके प्रिपरेशन में और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए अकॉर्डिंग दिस नीट का जो पेपर अभी रिसेंटली हुआ है। तो उससे आपको समझ में आएगा, ये आइडिया आपको इस वीडियो को देखने को मिलेगा। सो अंत तक आप ये वीडियो को जरूर देखो और इफ देयर इज एनी डाउट और कुछ भी ऐसा कुछ रहेगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दैट डिस्कशन और एनालिसिस। सो नीट 2024 का पेपर स्टूडेंट्स ने दे दिया है। अब ये वीडियो किसको ज्यादा फायदेमंद होगा? वैसे जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दे दिया है ये उनके लिए भी फायदेमंद है, बिकॉज दे कैन एनालिसिस, दे कैन थिंक अबाउट दैट वन कि भाई हमने जो प्रिपरेशन करा है वो एग्जैक्टली कैसे गया, कैसा नहीं गया, क्वेश्चन को क्या हुआ, तो वो अपने लिए थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं, उनको भी कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं नेक्स्ट नीट में और जो कि 11th में है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो मतलब ये दोनों के लिए ठीक ठाक है, बट ज्यादातर उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि नीट एग्जाम अभी देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अब जैसे कि आपने अभी तक बहुत सारी चीजें सुन रखा होगा कि भाई फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड है या बहुत लेंदी था, ऐसा वैसा बहुत सारे मिक्स व्यूज अभी तक आ रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। नीट वालों ने जो उनके एग्जाम का पैटर्न है या फिर जो उनका प्रॉब्लम का तरीका देने का है वो कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं हुआ है। मतलब उनका प्रॉब्लम ऑलमोस्ट या ऑलरेडी इस तरीके का है जो फॉर्मूला बेस्ड होता है। सो प्रॉब्लम इज व्हाट बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ही है। बहुत सारा कुछ ऐसा बहुत हैवी फॉर्मूला नहीं है, बहुत ज्यादा यूज कंसेप्ट वाले ऐसा नहीं है। तो सिंपल ही है जैसा उनका पैटर्न चला आ रहा है। हाँ, लेकिन पूरे सारे चीजों में थोड़ा थोड़ा सा कुछ न कुछ कहीं ना कहीं ट्विस्ट थोड़ा सा कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अदरवाइज लेवल ऑफ द एग्जाम इज एज इट इज वॉट एवर दे हैव गिवन प्रीवियसली। जैसा उनका पहले होता था वैसा ही एग्जाम रहा है, कुछ ऐसा अलग नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप डिफिकल्टी लेवल्स या थोड़ा सा और एग्जाम को कुछ नाम देना चाहते हैं, सो दैट इज मॉडरेट लेवल इज द गुड वन, बोल सकते हैं ऐसा। बट पेपर के पैटर्न में बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। दो तीन जगह बहुत अच्छा चेंज करा है जो कि लोग पुराने पेपर के हिसाब से काम करते हैं उनको ये डिफिकल्टीज बोल सकते हैं हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि भाई जो 11th और 12th का सिलेबस रहा है उन सारे सिलेबस को मिला के क्वेश्चंस कैसे डिजाइन किए गए हैं। सो सबको ये पता है कि नीट में क्या हो रहा है, 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको करने हैं। पूरे फिजिक्स में से 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ये 45 क्वेश्चंस में इस बार जो है उन्होंने 11 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे रखा है। ये मैंने आपको पहले भी कई बार ये बात बोला है कि 45 क्वेश्चंस में से आपको 10 से 11 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल मिलते ही मिलते हैं, इवन 15 तक भी चले जाते हैं। सो 10 से 15 क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल मिलते ही मिलते हैं। इस बार भी वैसा ही है, 11 क्वेश्चंस प्योरली थ्योरेटिकल है, मतलब आप पढ़ेंगे और क्या करेंगे, टिक करेंगे। सो 11 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस आपको उस तरीके से मिल गए हैं। दूसरा, इसमें 32 क्वेश्चंस ऐसे मिले हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। बस यहीं पे कुछ स्टूडेंट्स का जो व्यू है या कुछ लोगों का ऐसा व्यू है कि ये बहुत लेंदी हो जाता है। तो 32 क्वेश्चंस जो हैं न्यूमेरिकल बेस्ड है जिसको आपको सॉल्व करना पड़ रहा है। बट जैसा कि आप लेवल जानते हैं कि ये फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है, तो मोस्टली और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला कि आप थोड़ा सा भी यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब ये जब आप प्रिपरेशन करते हैं उस समय इस सिंप्लीफिकेशन को आप छोटा कैसे कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के आइडियाज होते हैं जिसको आप देख के टिक कर सकते हैं। तो ये सारे जो ट्रिक आप प्रिपरेशन के ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप काम कर रहे थे वो सब यहाँ पे हेल्प करता है। सो 32 क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं। 3 क्वेश्चंस जो है वो स्टेटमेंट्स असर्शन जो आते हैं वो 3 क्वेश्चंस उस तरीके के बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। 2 क्वेश्चंस जो इस बार थोड़ा सा नया कर दिया इन्होंने, मैच द कॉलम रखा है। ठीक है, वैसे रहता हर समय, पर 2 क्वेश्चंस जनरली एक आध क्वेश्चन दिखाई दे देते थे, तो 2 क्वेश्चंस उन्होंने मैच द कॉलम्स रखा है। और 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मल्टी स्टेटमेंट्स है, 2-3 स्टेटमेंट्स को मिला के कुछ क्वेश्चन बनाए, उसके बेस पे हमको क्या करना रहता है, आंसर्स होगा। तो अगर मैं स्टेटमेंट असर्शन की बात करूं या फिर मैं मैच द कॉलम्स की बात करूं, तो ये भी मैं इसको थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस में
काउंट कर सकता हूं। तो बट फिलहाल यहाँ पे मैं जो 11 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ वो प्योरली थ्योरेटिकल रहा। मैं वहां पे स्टेटमेंट एक्सेप्शंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मैं सेग्रीगेट कर दिया है, इसलिए मैं इसको अलग अलग रख रहा हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो 45 क्वेश्चंस में आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिलते ही मिलते हैं जो कि प्योरली थ्योरेटिकल रहता है। जैसे इस बार के मैथ्स द कॉलम्स में भी कैसा था, मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड ही था कि आप डायरेक्ट ऐसे टिक कर सकते हैं। सो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, पहला चीज। अच्छा, अब यहाँ पे जो लेंदी जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस लेंदी में केवल वो 32 क्वेश्चंस के जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट हैं वही आपको थोड़े से हैवी लग सकते हैं, बिकॉज सम पीपल्स आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वेरी इजीली, वेरी क्विकली। कुछ लोगों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में ज्यादा टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे यही थोड़ा सा लोगों का लेंदी या डिफिकल्टीज लेवल बढ़ा सकता है। अदरवाइज कुछ इसके लिए भी आप जब प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग भी कई बार ऐसा डिस्कशन किए हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको कि आप ऑप्शन के थ्रू या डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू ही आंसर लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन के रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये सारे सोच के अगर वो 32 क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो फिर से आपका टाइम क्या होता है, सेव होता है। ठीक है, दूसरा ये बात है कि जो आप 15 क्वेश्चंस थ्योरेटिकली आप टिक कर रहे हैं, अगर उसमें आप टाइम लगा दे तो फिर से आपका क्वेश्चन या टाइम आपका क्या होता है, किल हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन के सेग्रीगेशन है, स्टेटमेंट असर्शन, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, ठीक है, मल्टी स्टेटमेंट्स, तो इन सारों को दिखाया जाए तो ये सारा पेपर इस बार इस तरीके का रहा है। दूसरा यहाँ पे अगर मैं इन सारे क्वेश्चंस में लेवल डिसाइड करूं, लेवल इन द सेंस कि अगर हार्ड लेवल है बहुत सारा, किस तरीके के क्वेश्चंस है, मिडिल लेवल है, बहुत इजी लेवल में है, अगर इस तरीके से 3 लेवल में अगर इसको मैं कैटेगराइज करने जाऊं सारे क्वेश्चंस को, तो देखो इसमें ऑलमोस्ट दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हार्ड है। ठीक है, वैसे मैं ये हमेशा कहता रहा हूं कि 45 क्वेश्चंस में 6 to 7 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जहां पे कि हो सकता है ये आपके ऊपर से जाए, आप इसको सोच नहीं पाए, या ये एग्जाम के दौरान आपको क्लिक नहीं करे, आप नहीं काम कर सकते हैं, तो यह टाइम ज्यादा ले सकता है। तो 6 से 7 क्वेश्चन इस तरीके से जरूर मिलते हैं। फिर भी इस बार के पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हार्ड लेवल में आप उसको रख सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन हार्ड लेवल है, लेकिन मीडियम लेवल के 33 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आप थ्योरेटिकल है, कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मोस्टली वैसे आता है। जैसे लाइट का इस बार के क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं, तो मोस्टली कैसे है कि उसमें क्या होता है, 33 क्वेश्चन है जो मीडियम लेवल में है, और इजी लेवल में टोटल 15 क्वेश्चन है। इजी लेवल जिसको आप देखते हो और टिक करते हो, जिसको देख रहे हो, तो जिसने इस तरीके की प्रैक्टिस करी है, कुछ टेस्ट सीरीज दिया है, तो उन लोगों को ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेगा। और किया भी होगा जो एग्जाम दे रहे हो, तो जो अभी ये एनालिसिस या जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं वो देख रहे हैं, तो उनको ये चीज समझ में आएगा जो मैं बातें बोल रहा हूँ। लेकिन जो लोग अपीयर होंगे अभी, आइदर दे आर इन 11th और दे आर इन 12th, दोज हु आर गोइंग फॉर दैट नीट 2006 और 2005 व्हाटएवर, तो वो जो भी अपीयर होने वाले हैं उनको ये चीजें ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है। तो पैटर्न अगर नीट का देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट एक ही रह गया, पहले भी वो इसी तरीके से काम करते थे, अभी भी वो इसी तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस जैसा रहता है, जैसे कि किसी चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन ले लिया, किसी चैप्टर में से थोड़ा सा कम, कुछ हम लोग जैसे वेटेज डिसाइड कर लेते हैं, तो कुछ चैप्टरों में इस बार वो इन्होंने चेंज कर रखा है। जैसे सबसे पहले अगर बात किया जाए तो 11th और 12th ऑलमोस्ट 50-50% होना चाहिए और होता रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा 60-40 का रेशियो ले रखा है 11th और 12th में। 60-40 का, 11th में थोड़ा ज्यादा आ गए, 12th में थोड़ा सा कम आ गए। अभी हमारे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस सारे डिस्प्ले किए गए, यहाँ पे मैं सारा डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। फिर भी जो 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे कि हम लोग ऐसा सोचते नहीं है या सोचा नहीं कि इतने ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं एज पर द प्रीवियस पेपर्स, क्वेश्चन जो भी ईयर्स में हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 11th के चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट में से इस बार 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि हम लोग नहीं गेस कर सकते। नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन यूनिट मेजरमेंट में से आता है, इस बार 3 क्वेश्चन यूनिट मेजरमेंट में से आ गया। और एक नई बात और हो गई कि जो वेव्स का चैप्टर है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं रहा, जो 0 रहा। बाकी सारे वेव ऑप्टिक्स है और सारी चीजें उसमें से एक एक क्वेश्चन रहा। रे ऑप्टिक्स में से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ गए, लेकिन वो फॉर्मूला बेस्ड था, प्रिज्म के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला जनरली ये फॉर्मूला बेस्ड ही रहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन उसमें आ गए। बाकी मॉडर्न फिजिक्स में जब जाते हैं तो सेमीकंडक्टर करके चैप्टर रहेगा, तो उस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी इस बार 3 क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे, जो कि इस तरीके का नहीं आता है। 1 क्वेश्चन में वो उसको भी खत्म करते हैं, लेकिन इस बार 3 क्वेश्चंस मोर देन उसमें बात करें। मॉडर्न फिजिक्स में वैसे भी 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, वो बने हैं सब जगह से, लेकिन सेमीकंडक्टर में जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सेमीकंडक्टर में क्वेश्चंस क्या है, कम है।
ठीक है, सॉरी सेमीकंडक्टर में से ज्यादा क्वेश्चन है, रादर पहले वाले में थोड़े से कम क्वेश्चन आते थे। तो ये जो 2-4 चैप्टर्स हैं जहां पे कि क्वेश्चंस ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इस बार क्वेश्चन उसमें से पिक कर लिए गए हैं, तो ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि ऐसा सोचा नहीं और उस तरीके का काम हो गया। अदरवाइज पेपर का पूरा पैटर्न वैसा ही है जैसा नीट में पहले से बनता चला आया है। हाँ, एक बात और जरूर बोल सकते हैं कि कोविड तक में जो नीट के थे या कोविड में जो नीट के एग्जाम हुए, वहां पे पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी है। हाँ, अब हम कोविड से बाहर निकल चुके हैं, लोग 2 साल तैयारी करके आ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा ऊपर रखा गया, मतलब थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है। लेकिन जो उनका इजी लेवल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो खत्म नहीं हुआ है। देखिए, ओवरऑल जो भी हम एग्जाम दे रहे हैं यहाँ पे 45 क्वेश्चंस में, तो ये आप मान के चलो कि 45 क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन आपको अच्छे मिलने वाले ही हैं। इसका मतलब 35 से 40 तक के क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप कितना प्रैक्टिस कर लो, इस पे बहुत डिपेंड करता है। तो जो ये 11 to 14 या 10 to 15 के जो थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन है, ये आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। ये सारी चीज मैं अब अगली बार जो टेस्ट देने वाले मैं उनके लिए बता रहा हूँ, आइदर दे आर रिपीटर्स, और जो नए लोग हैं जो अभी नीट के में अपीयर होंगे, उनको बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए कि 10 to 15 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल रहेंगे ही रहेंगे। तो आपका जब थ्योरी कंसेप्चुअल ठीक है तो आप तुरंत देखोगे और टिक करोगे, उसमें मैच द कॉलम्स भी आ जाता है, स्टेटमेंट असर्शन भी निकल जाता है, बिकॉज जब तक आपको कंसेप्चुअल चीज पता नहीं रहता आप ये सारे काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा जो ये इस बार जैसे 32-33 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है। तो फॉर्मूला आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करो एंड फाइंड करो। सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा टाइम नहीं देना है, तो इसलिए आप जब प्रिपरेशन करते रहते हो तो उसमें सिंप्लीफिकेशन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये एक तरह से लोगों का कॉपी पेन प्रैक्टिस के ड्यूरिंग, कुछ एवरेज स्टूडेंट हैं जिनका नहीं चलता है, तो उनको जरा से ये बात का ध्यान देना है। और बाकी जो इस बार 2-3 चैप्टर्स आ गए, मतलब एक नया चीज हम लोग को देखने को मिल गया कि जैसे कुछ चैप्टर्स है जिनको हम थोड़ा वेटेज कम दे रहे हैं, वहां से भी क्वेश्चन आ गए। तो लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डरने वाली बात भी नहीं है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, बिकॉज उतना काम हम लोग ऑलरेडी करते ही हैं। तो बहुत सारा ऐसा नहीं करा कि यूनिट मेजरमेंट्स में 3 क्वेश्चन बनेंगे तो हमसे 3 क्वेश्चन बनेगा नहीं, वो क्वेश्चन ईजी ही है, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फ्लो में पूरे साल अगर आप प्रिपरेशन करते रहते हैं तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पेपर से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है ओवरऑल। तो जहां तक अगर इसको देखें नीट के इस बार के पेपर को, तो मॉडरेट लेवल आप बोल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ठीक है, ऑन एन एवरेज जैसा पेपर होता है उसी तरीका पेपर है। हाँ, लेकिन एग्जाम जब आप क्लियर करने के लिए जाते हैं तो नॉलेज के साथ साथ आपके प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू द प्लानिंग बेस्ड और उसको एग्जीक्यूट करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पता चला पढ़ने को दुनिया भर की चीज पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जाम को बीट करने के लिए आपके पास प्लान ही नहीं है कि हाउ कैन यू बीट इट। जैसे बीट का मतलब कैसा हो, जैसे मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसके आंसर आप डायरेक्टली, इवन इट इज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, आप डायरेक्ट एमसीक्यू से आंसर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल कैसा है, टाइम का भी गेम है ये, कि आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, कि इतने टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हो। क्योंकि इजी आपके लिए है तो प्रिपरेशन करने वाले कई लाख लोग हैं, तो उनके लिए भी इजी है। अब जो टाइम सेव कर पाएगा इन सबों के हिसाब से, वो गेम आगे बढ़ा सकता है, वो बीट कर सकता है एग्जाम। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, पढ़ाई तो करना ही करना है। ठीक है, पढ़ाई करिए। दूसरा बात कैसा है, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट देखो। ठीक है, प्लानिंग करो और उस प्लान को एग्जीक्यूट करो, बिकॉज दोज हु आर डूइंग फॉर द 2 years, मतलब जो 11th में भी हैं और 12th में जाके एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनको भी ये थोड़ा टाइम मैनेजमेंट सीखना है और उसके साथ काम करना है। और जो अभी रिसेंटली अपीयर होंगे, 12th का एग्जाम है, 12th में है वो, तो उनके लिए ये प्लानिंग बहुत जरूरी है। और दूसरा, आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो जो अभी 12th में है, बिकॉज 11th के लिए अभी भी टाइम है, बिकॉज वो 11th कंप्लीट करेंगे फिर सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो उनके लिए भी टाइम है। लेकिन दोज हु आर इन 12th, तो आफ्टर कंप्लीशन सिलेबस नहीं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पे फोकस करना है, टाइम के साथ चीजों को कंप्लीट करना है। ठीक है, और फिर बाकी सारी चीजें आपके हाथ में है, बहुत आसान एग्जाम है, आप आराम से बीट कर सकते हैं। स्पेशली जैसे मैक्सिमम लोग फिजिक्स से बहुत डर रहे हैं, तो फिजिक्स से बहुत डरने की चीज नहीं है। रेगुलर बेसिस पे अगर आप पढ़ाई करते जा रहे हैं तो आप आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है,
सो आई होप आपको जो वीडियोस में ढेर सारे इंफॉर्मेशन नॉलेज मिले होंगे। सो जैसा भी रहेगा आप अपना कमेंट जरूर करें, फीडबैक दें। इफ देर इज एनी डाउट तो आप हमसे डाउट भी मैसेज में पूछ सकते हैं। मेल आईडी है, आप वो भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, वहां भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस क्या आए हैं क्या नहीं है वो मेरे मैसेज डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो एवरीवन, गुड डे, गुड बाय एंड गुड लक।